ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लर्निंग आउटकम पे, जो कि है रिकॉल संपनस टेस्ट। ओके, तो अब बात करें संपनर टेस्ट के बारे में, जिसको हम बैक टू बैक टेस्ट भी बोलते हैं, लोड टेस्ट भी बोलते हैं। अब यहाँ पे इसे एक और नाम दिया जाता है, इसे हम फैंटम लोडिंग टेस्ट भी बोलते हैं। फैंटम लोडिंग टेस्ट। फैंटम का मतलब होता है इमेजिनरी, अदृश्य। तो यहाँ पे इसे इमेजिनरी लोडिंग टेस्ट क्यों कहते हैं वो हम डिस्कस करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि संपनर टेस्ट जो यूज किया जाता है वो मेनली क्यों यूज किया जाता है। इसको सबसे पहले यूज किया जाता है फॉर डिटरमाइनिंग द रेटेड लोड ऑफ द मशीन, यानी कि आप अपने जो आपका जो ट्रांसफार्मर है उसमें आप कितना रेटेड लोड अप्लाई कर सकते हैं, कितना मैक्सिमम लोड आप अप्लाई कर सकते हो, साथ ही साथ इसका मैक्सिमम इसका टेम्परेचर राइज कितना हो सकता है, फर्स्ट। सेकेंड, आप इसको यूज करते हैं फॉर डिटरमाइनिंग द वोल्टेज रेगुलेशन एंड एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो आपका जो ट्रांसफार्मर है उसका एफिशिएंसी निकालने का मतलब ये होता है कि जब तक आप इससे टोटल लॉस अगर आप इसका कैलकुलेट नहीं कर लेते तो आप अपने ट्रांसफार्मर का, तब तक आप उसकी एफिशिएंसी नहीं बता सकते। तो यहाँ पे आपका जो संपनर टेस्ट है, यहाँ पे एक तो कंप्लीट आप लॉस जो आपके ट्रांसफार्मर का होता है, जो आपका मैग्नेटिक लॉस यानी आयरन लॉस जो होता है, और जो आपका कॉपर लॉस होता है, ये दोनों कंप्लीटली आपके इस टेस्ट से डिटरमाइन किया जाता है, जिससे आप अपने ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी बता सकते हैं। और अगर आपको आपके वाइंडिंग का जो भी कॉपर लॉस हो रहा है, जो भी आपका जो इंडक्टिव रिएक्टेंस लॉस हो रहा है, अगर वो लॉस अगर आपको पता चल जाता है तो आप बहुत आसानी से उसके क्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप निकाल सकते हैं, जो कि आपके लिए वोल्टेज रेगुलेशन का वैल्यू बताता है। क्योंकि मैंने जब आपको वोल्टेज रेगुलेशन पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब ही होता है कि आपके सिस्टम के इंटरनल रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस में जितना वोल्टेज ड्रॉप होता है वही आपका वोल्टेज रेगुलेशन होता है। क्योंकि वोल्टेज रेगुलेशन क्या है? नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज। एट नो लोड क्या होता है? आपका जो करंट होता है वो जीरो होता है, तो जो आपके जो कॉपर लॉस होते हैं, जो आपका रेजिस्टिव और जो रिएक्टेंस ड्रॉप होता है वो जीरो हो जाता है, तो आपका नो लोड लॉस यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ आपके टर्मिनल वोल्टेज के बराबर हो जाता है। बट जब आप फुल लोड पे होते हो तो क्या होता है? करंट का वैल्यू अपना रेटेड मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकता है वो होता है। उस केस में जो आपके वाइंडिंग का रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस वैल्यू है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, वो ड्रॉप के बाद तो आपका जो इंड्यूस्ड वोल्टेज होता है उसमें आपका जो रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस ड्रॉप होने के बाद आपको आपका टर्मिनल वोल्टेज मिलता है। तो इंड्यूस्ड वोल्टेज माइनस टर्मिनल वोल्टेज आपको आपके वाइंडिंग के रेजिस्टेंस रिएक्टेंस वैल्यू के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो आपका इससे आप वोल्टेज रेगुलेशन भी निकाल सकते हैं। तो अब बात करते हैं ये निकालते कैसे। यहाँ पे दो आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर हम लेते हैं, जिसको प्राइमरी साइड से हम, प्राइमरी साइड यानी हाई वोल्टेज साइड से, प्राइमरी साइड से आप क्या करते हो? आप इसको पैरेलली कनेक्ट कर देते हैं, और जो इसका लो वोल्टेज साइड है आप उसको सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। आपको आपके पास आपका जो डायग्राम है आपके संपनर टेस्ट का, जो आपका जो टेस्ट अरेंजमेंट है वो आपका यहाँ पे लगा हुआ है। अब यहाँ पे क्या है कि आप इसके जो आप इसके प्राइमरी साइड के जो वाइंडिंग है उसको आपने एक साथ पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, जो सेकेंडरी साइड का जो वाइंडिंग है वो आपने इसको सीरीज में कनेक्ट कर दिया, और दोनों ही टर्मिनल के क्रॉस आपने वोल्टेज अप्लाई किया। प्राइमरी साइड चूंकि हाई वोल्टेज वाइंडिंग है तो वहां पे आप हाई वोल्टेज एसी सप्लाई देते हैं। जो आपका सेकेंडरी जिसको आपने सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है वो चूंकि आपका लो वोल्टेज वाइंडिंग है तो आप जो सप्लाई देते हैं वो लो वोल्टेज एसी सप्लाई देते हैं। अब यहाँ पे आप किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जब आप एक से अधिक सोर्स से आप जब सप्लाई दे रहे हो तो यहाँ पे आप यूज करते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम आप सर्किट थ्योरी में पढ़ाया जाता है। आपको नेटवर्क थ्योरम एक चैप्टर आएगा जिसमें आपको सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ाया जाता है। और सुपरपोजिशन थ्योरम में ये बताया जाता है कि अगर कोई आपका जो सर्किट है, अगर एक सोर्स से ज़्यादा सोर्स से अगर आप पावर सप्लाई कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हैं? किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस का वोल्टेज या करंट अगर आपको मेजर करना होता है तो आप क्या करते हैं? एक सोर्स को आप स्विच ऑन रखते हो, बाकी सोर्स को आप स्विच ऑफ कर देते हो, यानी उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से आप उसको रिप्लेस कर देते हैं। और उसके बाद जो पर्टिकुलर एलिमेंट है उसके क्रॉस का वोल्टेज या उससे करंट कितना पास हो रहा है वो आप एक सोर्स के लिए निकालते हैं। फिर वैसे ही करस्पॉन्डिंगली आप जितने भी सोर्स कनेक्टेड होते हैं उसके लिए आप
वो रिस्पेक्टिव वैल्यू निकालते हैं, फिर बाद में आप उसको एडअप कर देते हो, तो वो आपका मेन जो आपका वैल्यू होता है वो आपका निकल के आ जाता है। तो यहाँ पे भी जो हमने सप्लाई दिया हुआ है वो आपके दोनों साइड से दे रहे, हाई वोल्टेज सप्लाई भी दे रहे, लो वोल्टेज सप्लाई भी आप यहाँ पे दे रहे हो। तो यहाँ पे आप एक टाइम में क्या करोगे, आप एक लो वोल्टेज एसी सप्लाई को आप क्या करेंगे, उसको हम ओपन सर्किट कर देंगे और सिर्फ आप अपने जो हाई वोल्टेज साइड से जो आप सप्लाई 1 जो है आपका, वो सप्लाई आप ऑन रखोगे और सप्लाई 2 को आप ऑफ कर दोगे। और उस केस में आप अपना जो भी आपके पैरामीटर का रीडिंग है वो आप लिखोगे। उसके बाद फिर आप सप्लाई 1 को बंद करोगे, सप्लाई 2 को ऑन करोगे। उसके बाद आप अपना देखोगे क्या आपको रिस्पांस मिल रहा है, और फिर इन दोनों को जब एडअप कर दोगे तो यही आपका सुपरपोजिशन कहलाता है, जो कि इफेक्टिवली आपको बताता है कि आपका कितना रिस्पांस है। तो अब उस हिसाब से बात करें तो देखो, अगर हमने सप्लाई 2 को ओपन कर दिया, अगर हमने सप्लाई 2 को ओपन कर दिया, तो अब इस केस में अगर हम बात करें तो आपका सप्लाई 1 से सप्लाई जा रहा है, सप्लाई 1 से सप्लाई जा रहा है, और दोनों ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी है दोनों पैरेलल कनेक्टेड है, यानी कि दोनों के अक्रॉस का वोल्टेज सेम होगा, दोनों के अक्रॉस का वोल्टेज सेम होगा। और चूंकि दोनों आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर है तो क्या होगा, जो भी ये फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा वो सेम फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा। सेम फ्लक्स आपके दोनों ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग को कट करेगा, जो कि आइडेंटिकल होने के कारण दोनों ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग का नंबर ऑफ टर्न्स इक्वल होगा। तो सेम फ्लक्स जब सेम नंबर ऑफ टर्न्स वाले वाइंडिंग को कट करेगा तो उसमें जो सेकेंडरी में जो वोल्टेज इंड्यूस होगा वो भी सेम होगा। सपोज अगर मान लेते हैं यहाँ पे जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है, अगर आपका ES इंड्यूस हो रहा है, तो दूसरे ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग में भी जो वोल्टेज इंड्यूस होगा वो ES ही इंड्यूस होगा, क्योंकि दोनों ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स सेम है आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर होने के कारण, और प्राइमरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स भी सेम है आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर होने के कारण, और दोनों ट्रांसफार्मर के प्राइमरी को सेम सप्लाई से आप करंट सप्लाई कर रहे हो, तो जो फ्लक्स का प्रोडक्शन होगा वो भी सेम होगा। तो इस केस में दोनों के सेकेंडरी साइड का जो वोल्टेज होगा वो सेम होगा। अब चूंकि यहाँ पे अगर आप अरेंजमेंट देखो अपने ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड पे, आपने इसको सीरीज में कनेक्ट तो किया है, बट पोलरिटी इन दोनों की अपोजिट है। अगर हम इसमें बात करें कि T2 और T4 टर्मिनल पे अगर हम अपना रिजल्टेंट वोल्टेज अगर हम निकालना चाहें, और तो हम इसमें एक ही चीज कर सकते हैं ना, इसमें हम KVL अप्लाई कर सकते हैं। और KVL का रूल क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे जब KVL अप्लाई करते हो तो यहाँ पे क्या होगा कि करंट आपके वोल्टेज के जिस टर्मिनल से एंटर करेगा उसका साइन वही होगा, और वो वोल्टेज आपको लिखना पड़ता है। तो अब देखें, तो अगर हम इस जो लूप करंट हमने यहाँ पे दौड़ाया है वो आपके लेफ्ट साइड का जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसके ES के नेगेटिव टर्मिनल से एंटर कर रहा है, तो हम इसके लिए अक्रॉस का वोल्टेज -ES लिखेंगे। जो दूसरे साइड का जो आपके राइट साइड का जो सेकेंडरी वोल्टेज है उसमें जो ES है उसके पॉजिटिव टर्मिनल से आपका करंट एंटर कर रहा है, तो इसके लिए जो वोल्टेज लिखेंगे वो +ES लिखेंगे। फिर जो आपने यहाँ पे रिजल्टेंट वोल्टेज ERS लिखा है, ये जो ERS है, ये इसमें भी आपका जो करंट है वो नेगेटिव टर्मिनल से एंटर कर रहा है, तो आप इसके अक्रॉस का वोल्टेज भी लिखेंगे -ERS दैट इज इक्वल टू 0। ये आपका हो जाता है KVL। यहाँ पे -ES प्लस ES एक दूसरे से कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट -ES प्लस ES अगर कैंसिल आउट होता है तो जो आपका रिजल्टेंट जो आपका इंड्यूस्ड वोल्टेज है वो आपका 0 हो जाता है, यानी कि टर्मिनल T2 और T4 के अक्रॉस का जो वोल्टेज होगा वो 0 हो जाएगा। तो अब अगर इस कंडीशन में क्या है कि अगर आपके सेकेंडरी के टर्मिनल के अक्रॉस का टोटल वोल्टेज अगर 0 हो जाता है, यानी आपका सेकेंडरी ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। अगर सेकेंडरी आपका ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, यानी सेकेंडरी वाइंडिंग में कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं होने वाला, तो उस कंडीशन में अगर आप देखो तो ये सिचुएशन आपके ट्रांसफार्मर के ओपन सर्किट टेस्ट का सिचुएशन बन जाता है, जहां पे आप हाई वोल्टेज वाइंडिंग में आप क्या कर रहे हो, सप्लाई दे रहे हो, वहां पे आपका क्या हो रहा है, जो सेकेंडरी साइड है वहां पे कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। तो इस केस में सप्लाई 1 से जो आपका ट्रांसफार्मर जो पावर कंज्यूम कर रहा है वो क्या कंज्यूम कर रहा है, सिर्फ उतना ही करंट कंज्यूम करेगा जितना आपके कोर को मैग्नेटाइज होने के लिए जरूरी है। तो इस केस में जो आपका जो करंट यहाँ पे जो आपका ट्रांसफार्मर जो ड्रॉ कर रहा है वो 2I0 होगा। 2I0 इसलिए क्योंकि दोनों ट्रांसफार्मर का प्राइमरी
पैरेलल में कनेक्टेड है, तो अगर आपके एक ट्रांसफार्मर के कोर को मैग्नेटाइज करने के लिए आई नॉट करंट की जरूरत पड़ेगी, तो दोनों ट्रांसफार्मर के करंट को मैग्नेटाइज करने के लिए आई नॉट प्लस आई नॉट 2 आई नॉट की जरूरत पड़ेगी। तो अब चूंकि आपका जो यहाँ पे जो दो आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर है, इसके दोनों जो प्राइमरी वाइंडिंग है, इसको आपने चूंकि पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है, और एक ट्रांसफार्मर के कोर को मैग्नेटाइज करने के लिए अगर आपको आई नॉट करंट की रिक्वायरमेंट है, तो दोनों ट्रांसफार्मर के कोर को मैग्नेटाइज करने के लिए आई नॉट प्लस आई नॉट 2 आई नॉट करंट की जरूरत पड़ेगी, जो कि आपके सप्लाई 1 से ये ड्रॉ करेगा। और हमें पता है कि अगर आपका ट्रांसफार्मर नो लोड पे काम कर रहा है, तो जो आपके सप्लाई से जो आपका ट्रांसफार्मर पावर कंज्यूम करता है, वो कौन सा कंज्यूम करता है? आयरन लॉस, जिसको आप मैग्नेटिक लॉस भी बोलते हैं, जिसको आप कोर लॉस भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो सप्लाई आपका 1 है, ये आपके ट्रांसफार्मर को कौन सा पावर दे रहा है? नो लोड लॉस, दैट इज इक्वल टू कोर लॉस, दैट इज इक्वल टू आयरन लॉस, दैट इज इक्वल टू मैग्नेटाइजिंग लॉस। यानी कि आपके सप्लाई 1 से जो पावर कंज्यूम हो रहा है, वो आपको नो लोड लॉस यानी कोर लॉस आप सप्लाई कर रहे हो। अब सुपरपोजिशन थ्योरम के दूसरे नियम के अनुसार अब हमें क्या करना है? सप्लाई 1 को अब आपको ऑफ करना है और सप्लाई 2 को ऑन करना है। यही कंडीशन है सुपरपोजिशन थ्योरम का। तो सुपरपोजिशन थ्योरम का ये जो कंडीशन है, यहां पे जब आपने सप्लाई 1 को ऑफ कर दिया, सप्लाई 2 से आप जब पावर सप्लाई कर रहे हो, तो अब जब यहां पे देखेंगे तो क्या हो रहा है कि जो आपके लो वोल्टेज एसी सप्लाई 2 से जब आप पावर जो आप करंट फ्लो हो रहा है, वो आपके सेकेंडरी साइड में, यानी कि जो आपका सेकेंडरी दोनों वाइंडिंग का जो सेकेंडरी था, जिसको आपने सीरीज में कनेक्ट किया था, उससे फुल करंट आप पास करवाओगे लो वोल्टेज अप्लाई करके, क्योंकि जो आपका प्राइमरी साइड जो कि आपका पैरेलली कनेक्टेड था, और उस साइड का वोल्टेज अभी आपने ऑफ करके चल रहे हो, तो अब ये आपका शॉर्ट सर्किट का कंडीशन बन जाता है। अब ये अगर आपका शॉर्ट सर्किट का कंडीशन बन जाता है, तो इस केस में क्या होगा कि आपके बहुत कम वोल्टेज, यानी कि रेटेड वैल्यू के 5 से 10% वोल्टेज अप्लाई करने पे ही आपका रेटेड फुल लोड करंट आपके वाइंडिंग में सप्लाई होने लग जाता है। और रेटेड फुल लोड करंट आपके वाइंडिंग में जब फ्लो होगा, तो ऑब्वियस सी बात है, जो रेटेड कॉपर लॉस होगा आपके ट्रांसफार्मर में, वो हो जाएगा, क्योंकि आपके सेकेंडरी साइड में शॉर्ट सर्किट होने के कारण जो आपका जो नो लोड लॉस होता है, वो आपका ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। तो अब हम यहां से इन दोनों को अगर हम एडअप करें, तो आपका जो सप्लाई 1 है, ये सप्लाई 1 क्या कर रहा है? आपके ट्रांसफार्मर को सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटाइजिंग करंट सप्लाई कर रहा है, जिससे आपका जो ट्रांसफार्मर है, वो आपके जो आपका जो सप्लाई 1 है, उससे वो जो पावर कंज्यूम कर रहा है, वो दैट इज इक्वल टू हो जा रहा है आपके नो लोड लॉस यानी कोर लॉस के। जो आपका सप्लाई 2 है, वो जो आपके ट्रांसफार्मर को पावर सप्लाई कर रहा है, वो टोटल रेटेड कॉपर लॉस के बराबर सप्लाई कर रहा है। ठीक है, ठीक है। तो अब यहां से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो आपका सप्लाई 1 है, जो आपका सप्लाई 1 है, ये जो पावर सप्लाई कर रहा है आपके ट्रांसफार्मर का, वो होगा 2P0, क्योंकि आपका दोनों ट्रांसफार्मर को सप्लाई 1 आपको पावर सप्लाई कर रहा है। तो जो भी आपका जब आप जो लो वोल्टेज यानी सप्लाई 2 को जब आप ऑफ करके सप्लाई 1 को ऑन रखते हो, तो उस कंडीशन में जो आपका जो ट्रांसफार्मर पावर कंज्यूम कर रहा है, वो आपका नो लोड लॉस है, जिसको आप P0 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दोनों ट्रांसफार्मर अपना अपना नो लोड पावर जो नो लोड लॉस जो है वो कंज्यूम करेगा। तो जो टोटल जो आपका पावर सप्लाई 1 से जा रहा है, वो हो रहा है 2P0। ठीक है। और जब आप अपने सप्लाई 1 को ऑफ करके सप्लाई 2 को कंसीडर कर रहे हो, तो उस टाइम जो सप्लाई 2 आपके ट्रांसफार्मर को पावर डिलीवर कर रहा है, वो सप्लाई 2 जो है, वो आपके ट्रांसफार्मर को जो पावर जो डिलीवर कर रहा है, वो 2PCU है, क्योंकि दोनों ट्रांसफार्मर को आपका सप्लाई 2 भी पावर ट्रांसफर कर रहा है। तो जो आपका जब आप जो सप्लाई 1 को आप ऑफ कर रहे हो, सप्लाई 2 को कंसीडर कर रहे हो, तो उस टाइम जो सिचुएशन बन रहा है, वो आपका शॉर्ट सर्किट टेस्ट का सिचुएशन बन रहा है। तो उस टाइम जो आपका ट्रांसफार्मर पावर कंज्यूम करता है, वो रेटेड कॉपर लॉस के बराबर करता है। तो दोनों ट्रांसफार्मर के लिए कितना हो जाएगा? 2PCU, यानी सप्लाई 1 2P0 के बराबर पावर सप्लाई कर रहा है, सप्लाई 2 2PCU के बराबर पावर सप्लाई कर रहा है। तो अब यहां पे अगर हम टोटल पावर डिलीवरेंस देखें, सुपरपोजिशन थ्योरम क्या करते हैं, एक
सोर्स को ऑफ करके दूसरे सोर्स से हम वैल्यू निकालते हैं, फिर दूसरे सोर्स को ऑफ करके पहले सोर्स से हम वैल्यू निकालते हैं, और बाद में जब आप उसको ऐड कर देते हो तो जो टोटल पावर सप्लाई है, टोटल पावर सप्लाई है वो बराबर हो जाएगा 2P0, 2 इंटू P0 प्लस PCU। ठीक है, यानी कि अब यहां पे जो आपका वाट मीटर 1 जो आपका पावर मेजर कर रहा है वो आपका मेजर कर रहा है दोनों ट्रांसफार्मर में हुए नो लोड लॉस के बराबर। जो आपका वाट मीटर 2 जो पावर मेजरमेंट कर रहा है वो आपका मेजर कर रहा है दोनों ट्रांसफार्मर के कॉपर लॉस के बराबर। अब हम इन दोनों वाट मीटर का जो यहाँ पे 2P0 है वो आप मेजर कर सकते हो W1 के रीडिंग से, जो 2PCU है वो आप मेजर कर सकते हो W2 के रीडिंग से, और इन दोनों के रीडिंग के समेशन को आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपके एक सिंगल ट्रांसफार्मर का टोटल लॉस ऑफ सिंगल ट्रांसफार्मर आप यहां पे निकाल सकते हैं, जो कि होगा W1 प्लस W2 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू P0 प्लस PCU अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू P0 प्लस PCU। ठीक है, तो अब यहां से क्लियर हो रहा है कि आपका जो संपूर्ण टेस्ट है वो आपको ट्रांसफार्मर का टोटल लॉस आपको बताता है कि आपके ट्रांसफार्मर में कितना लॉस हो रहा है। और अगर आपके ट्रांसफार्मर का टोटल लॉस पता है तो आप आसानी से उसका एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके ट्रांसफार्मर का टोटल कॉपर लॉस पता है, यानी कि आपको आपके वाइंडिंग में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है अगर आपको वो पता है तो आप आसानी से आप अपने ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन निकाल सकते हो। साथ ही साथ आप जो यहाँ पे जो आपका मशीन है उस पे आप कितना लोड अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि लोड अप्लाई करने से क्या होता है, जब आप लोड अप्लाई करते हो तो जैसे जैसे लोड आप बढ़ाते जाते हो आपका लोड करंट का वैल्यू बढ़ता जाता है। लोड करंट का वैल्यू बढ़ता जाता है तो आपका कॉपर लॉस बढ़ता जाता है। तो इससे आपका जो भी लॉस होता है वो क्या होता है, हीट में कन्वर्ट होता है, यानी कि आपके टेम्परेचर में कितना मैक्सिमम टेम्परेचर राइज हो सकता है वो भी आप यहाँ से डिटरमाइन कर सकते हो। तो इस हिसाब से आपका जो संपूर्ण टेस्ट है वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन और कंप्लीट एनालिसिस आपके ट्रांसफार्मर का करके देता है। बट यहां पे आप एक चीज ध्यान दे सकते हो कि आपने यहां पे अपने ट्रांसफार्मर को टेस्ट भी कर लिया, लोडिंग टेस्ट भी कर लिया, बट बिना किसी लोड को दिए हुए, इसलिए आप इसको फैंटम लोडिंग टेस्ट भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने अपना जो थर्ड जो आपका जो लर्निंग आउटकम है वो भी अचीव कर लिया, जो कि है रिकॉल संपन्नस टेस्ट। और आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो लेट्स हैव अ नॉलेज चेक।